सभी किसान भाइयों को नमस्कार। एग्रीगेटर संघ आपका हार्दिक स्वागत करता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा संघ मछली किसानों को पूरे देश में हमारे साथ जोड़ने का प्रयास कर रहा है और इसलिए कि आप किसानों को होने वाली जो भी असुविधा हो रही है मछली पालन में, उसका हम समाधान कर सकें। और सबसे पहले मैं अपने सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत करना चाहूँगा अपने इस वेबिनार में, और उनको एक धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिस तरीके से वो हमारे संघ से जुड़े हैं और जिस तरीके से उन्होंने हमारा साथ दिया है, ये अति सराहनीय है और ये संघ आगे भी उनकी इसी तरीके से मदद करता रहेगा। हमारा संघ हमारे जो किसान भाई हैं उनको उत्तम सीड, फीड और मेडिसिन प्रोवाइड करा रहा है और उनको आने वाली सारी समस्याओं का जो समाधान है हमारे एक्सपर्ट द्वारा उन तक पहुँचाया जा रहा है। और हमारे संघ ने पिछले 1 साल से खरीदार और विक्रेता के बीच एक वेरिफिकेशन चैनल लॉन्च करके उनके साथ हो रही धोखाधड़ी पर अंकुश लगाया है। और आज हमारे मछली पालन कोर्स का पहला प्रसारण है, तो जो भी किसान भाई आज हमारे मछली पालन कोर्स से जुड़ रहे हैं उनको संघ द्वारा सर्टिफिकेट भी दिया जा रहा है। तो मैं अपने सारे किसान भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा कि इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि जिससे और भी किसान भाई इस चीज़ का लाभ ले सकें। तो आइए स्वागत करते हैं हमारे एक्सपर्ट सर श्री आशुतोष वर्मा जी का। सर, स्वागत है आपका इस वेबिनार में। धन्यवाद। सर को बैचलर ऑफ फिशरी साइंस की उपाधि प्राप्त है और सर पिछले 6 सालों से 150 से ज़्यादा किसानों को मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए पूछते हैं सर से कुछ सवाल जो कि हमारे किसान भाइयों द्वारा हम तक आए हैं। सर सारी क्वेश्चन के आज हम लोग को आंसर देंगे। सर जो है एक जो मेन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लोगों का आता रहता है किसानों का हमारे पास कि सर हम मछली व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं लेकिन हमको उसके बारे में जानकारी नहीं है कि कैसे शुरू करें, कैसे उसको मतलब उसके लिए फंड क्या लगेगा। तो सर इस बारे में हमारे किसान भाइयों को कुछ जानकारी जो है आप दें। सबसे पहले तो अगर आप छोटे पैमाने पे मछली पालन करना चाहते हैं तो जो पंचायत के तालाब होते हैं या जो निचले एरिया ज़मीन होती है जहाँ पे पानी भरा रहता है उसका यूज़ नहीं कर सकते हैं, बंजर ज़मीन होती है उसमें हम लोग कल्चर कर सकते हैं। और अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आप प्रॉपर वे में पॉन्ड खुदवा के आप उसमें कल्चर कर सकते हैं। ये डिपेंड होता है कि आप कैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो और सारी चीज़ें होती है कि जैसे कि उस एरिया में कैसे मछली का पालन होता है, आप बाहर देखिए या किसी और से बात कीजिए, जैसा भी होता है वहाँ पे जो मछलियाँ अवेलेबल होती हैं वहाँ पे सीड अवेलेबिलिटी, आपको मछली पालन करने के बाद कैसे उसमें हमको बेचना है जो इजली बिक सके वहाँ पे, ये सब सारी चीज़ें मैनेज करने के बाद हम लोग एक प्लानिंग कर सकते हैं कि हाँ मछली पालन हमको स्टार्ट करना चाहिए। पहले आप प्रॉपर पूरा नॉलेज ले लीजिए क्योंकि मछली एक ऐसी चीज़ होती है कि अगर आपके पास पूरा प्रॉपर नॉलेज नहीं है और आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो मे बी ये हो सकता है कि आपका लॉस हो जाए। इसलिए सबसे पहले आपको पूरा उसमें नॉलेज गेन करना पड़ता है। फिर उसके बाद क्योंकि लाइव कल्चर एक्चुअली में ऐसा ही होता है कि विदाउट नॉलेज के आप नहीं कर सकते हो। तो सर इसमें सर लागत भी कुछ मतलब मैटर करती है सर कि अगर लागत कम है हमारे पास तो क्या सर तभी हम कर सकते हैं मछली पालन? यस ऐसा भी है कि अगर आपके पास लागत कम है तो जैसे कि पंचायत के तालाब होते हैं उसमें आप ले सकते हैं, उसको आप नेचुरल फूड पे ही आप आईएमसी है, रोहू, नैन, कतला ये सब मछलियाँ पाल सकते हैं। उसमें फूड की इतनी रिक्वायरमेंट, आर्टिफिशियल फूड की इतनी रिक्वायरमेंट होती नहीं है, वो नेचुरल पे भी डिपेंड हो सकती है। आपका अप्रॉक्स 8 से 10 महीने में वो 1 केजी की हो जाएगी, जिससे उसके बाद आप उसमें से प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये एक्स्ट्रा अर्निंग टाइप में आप इसको फॉलो कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट अर्निंग का इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको प्रॉपर वे में आपको पॉन्ड यानी कल्चर करना पड़ेगा फिश का। मतलब सर अगर एक साइड बिजनेस की तरह करना चाहें तो कम लागत में भी हम हाँ, मछली पालन कर सकते हैं और मुनाफा कमाया जा सकता है। बिल्कुल सर। तो सर ऐसे ही हमारे पास जो है हमारे किसान भाई का जो दूसरा हम लोग का सवाल है कि सर जो किसान भाई मछली पालन की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो सर जैसे कुछ लोग जो हैं उनको मार्केट की जानकारी नहीं है कि मार्केट में उनकी कौन सी मछलियाँ मतलब ज़्यादा बिकेंगी। तो सर इस हिसाब से सर मार्केट के बारे में क्या क्या जानकारी होनी जरूरी है किसान भाइयों को? देखिए मार्केट की जानकारी में मतलब ये है कि आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा वहाँ पे कि हम अगर मछलियाँ उसमें उत्पाद करते हैं तो उसके बाद हमको मार्केट में सबसे आसान से हम उसको बेच सकें। क्योंकि अगर आप कल्चर किसी भी प्रजाति का कर लेंगे और मार्केट डिमांड नहीं होगी तो आप उसको बेचेंगे कहाँ, प्रॉफिट कैसे कमाएंगे, ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। उसके बाद आसानी से आप वहाँ तक पहुँच सके, ऐसा भी ना हो कि वो बहुत दूर हो
जिसमें वो मछलियाँ हमारी ख़राब होने का चांस हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और मार्केट का क्या है एक्चुअली में कि आसानी से उसमें बेच और खरीद सके, जी। कि सीड की अवेलेबिलिटी आसानी हो, मार्केट डिमांड ज़्यादा हो, उस मछली का प्राइस अच्छा मिलता हो, ये सब सारी चीज़ें हैं जो आप उसको मायने रखता है। ठीक है सर। सर तो जैसे जो भी अगर किसान भाई मान लीजिए सीड मंगा रहे हैं, तो सर उसका कुछ टाइम पीरियड भी होता है सर? क्या मछली लाने में सर मतलब मर भी जाती है सर मछलियाँ जो? यस यस, ऐसा भी होता है कि एक्चुअली में क्या होता है कि मछलियाँ हमारी, जैसे कि हम सीड मंगा रहे हैं, अगर उसमें टाइम ज़्यादा लगता है तो मछलियाँ हमारी स्ट्रेस में आती हैं। जी। अगर मछलियाँ हमारी जितनी कम स्ट्रेस में आएंगी उतनी अच्छी सीड हमारा स्टॉक रहेगा पॉन्ड में। और अगर मान लिया कि टाइम टेकिंग होता है, ट्रांसपोर्ट ज़्यादा होता है, तो मछलियाँ डिस्टर्ब होती हैं, क्योंकि उनको एक पॉन्ड से दूसरे पॉन्ड में ले जाने में उनको 2 दिन एक्चुअली में जब भी हम सीड ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उसको हम 2 दिन पहले भूखा रखते हैं, उसके बाद हम उसको शिफ्ट करते हैं कि हमारी मछलियाँ ज़्यादा मरे ना। और सब किसानों को सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए, कभी भी अगर आप सीड मंगाते हैं या आप सीड लेके आते हैं तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि उसको फूड ना दें। सिर्फ हाँ ये कर सकते हैं कि आप उनको ऑक्सीजन दे सकते हैं कि, और जितनी से जितनी जल्दी हो सके उसको आप पॉन्ड तक लेके जाइए। और मॉर्निंग टाइम या नाइट टाइम, डे टाइम कभी स्टॉकिंग मत कीजिएगा, जिससे कि टेम्परेचर हाई होता है और वो डेड होने का चांसेस सर ज़्यादा रहते हैं। चांसेस ज़्यादा होता है। तो सर इसमें सर ट्रांसपोर्टेशन भी सर मैटर करता है कि मतलब किस तरीके से मछलियाँ लाई जा रही हैं? हाँ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप किस चीज़ में लेके आ रहे हैं उसको। ऐसा नहीं है कि एक ही मान लीजिए कि 500 लीटर का हमारा टैंक है, उसी में ही हम ओवर स्टॉक कर दिए हैं, यानी ढेर सारी मछलियाँ ले जा रहे हैं जिनसे उनको ऑक्सीजन की और एरिया की कम मिलेगा उनको, जिससे उनको स्ट्रेस में होगी। जितना हम उनको स्ट्रेस फ्री रखेंगे उतना अच्छा हमारा सीड होगा वो। अच्छा सर। तो सर चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। तो सर जो अगला सवाल आ रहा है किसान भाइयों से सर, वो ये है कि सर मछली पालन करने के दौरान सर जो जगह का चुनाव कैसे किया जाए? मतलब सर जगह में क्या देखिए, क्या फैक्टर मैटर करते हैं सर? जगह का चुनाव सबसे, अगर आप कल्चर करते हो तो ये फर्स्ट स्टेप है आपका कि जगह का चुनाव कैसे किया जाए। तो सबसे पहले ये होता है कि आप उस जगह का सॉइल देखिए कि मिट्टी आपकी प्रोडक्टिविटी है कि नहीं है, ठीक है। और उसके बाद बाजार उससे पास हो, लाइट की सुविधा वहाँ पे हो, ठीक है, और सड़क हो कि आप कल्चर कर रहे हैं और आपके पास रोड ही नहीं है तो आप उसको मैनेज कैसे करेंगे, माल कैसे ले जाएंगे और सीड कैसे लाएंगे, ये सब सारी चीज़ें होती है। और पानी ज़्यादा सोखता ना हो, क्योंकि सीपेज अगर जितना कम होगा उस एरिया में उतना अच्छा होगा आपका। और और ये होता है कि ये भी एक मायने रखते हैं कि ऐसा ना हो कि गांव के एकदम दूर हो, कोई आता जाता ना हो तो चोरी होने का चांस हो सकता है। तो ये सब चीज़ें आपको मैनेज देखनी पड़ेंगी साइड का चुनाव करने के लिए। तो सर ये बिजली जो सर आपने बताया कि बिजली जहाँ पे हो वहाँ पे ज़रूरी होना है, मतलब सर लाइट होना ज़रूरी है, सर ये किस तरीके से मैटर करता है सर मछली पालन में? क्योंकि अगर आपके पास लाइट नहीं होगी तो अगर मान लीजिए कि इमरजेंसी में आपको पानी जैसे ऐड करना है, पानी उसमें डालना है, पानी निकालना है उस पॉन्ड से, ठीक है, तो आपको तो मोटर चलाने के लिए लाइट की ही ज़रूरत पड़ेगी। या अगर आप डीजल पंप से करते हैं तो डीजल पंप से भी आप कर सकते हैं, लेकिन वो कॉस्ट ज़्यादा आएगा। जितना हम कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं, यानी 1 किलो मछली में कितनी हमारी कम से कम लागत आएगी, वो हमारा प्रॉफिट में कन्वर्ट होगा। ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता तो है। बेसिकली सर जो लागत होती है सर उसको देख के हमें चलना है कि सर कम से कम लागत कम में से कम लागत में हम ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कर कर सकें। सकें। और सर जो अगला सवाल हमारे पास आ रहा है कि अगर सर हम मछली पालन करने जा रहे हैं, ठीक है, तो सर वातावरण जैसे सर कहीं का बहुत ज़्यादा ठंडा है, सर कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो सर इस हिसाब से सर क्या सर वातावरण के हिसाब से जो सर चयन कैसे करा जाए सर मछली की सीड का देखिए, सर? वातावरण के हिसाब से चयन इसलिए ज़रूरी होता है जी, क्योंकि जी। आप मछलियाँ कोल्ड वाटर फिशेस होती हैं और वार्म वाटर फिशेस होती जी हैं। सर। तो आप उनको चेंज नहीं कर सकते हो कि कोल्ड वाटर को आप वार्म वाटर की एरिया में आप उसको कल्चर करोगे तो प्रॉपर वे में या तो सर्वाइवल आपका लॉस होगा या ग्रोथ नहीं आएगी। ये चीज़ इम्पोर्टेंट होती है। तो ये चीज़ें भी एक फैक्टर है कि आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे ये मछलियाँ ही होती हैं। इसीलिए मैंने बोला, इससे पहले भी मैंने बोला कि आप एरिया को आप एक बार सर्च कीजिए कि यहाँ पे कौन कौन सी मछलियाँ कल्चर होती हैं
और कौन कौन सी मछलियाँ मिलती हैं यहाँ पे, वही आप मैं प्रिफर करूँगा कि आप वो करिए, क्योंकि आप अगर कर तो लेंगे, होता है, ऐसा नहीं है कि ये हो नहीं सकता, होता है, लेकिन उसमें इन्वेस्ट ज़्यादा लगता है। तो कम से कम हमारा, हम लोग का ग्रुप का यही मतलब है कि आप कम से कम भी इन्वेस्ट करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं। तो सर जैसे मछली की जो प्रजातियां हैं, तो सर ये ठंडे पानी में सर कुछ प्रजातियां बताएंगे सर, कौन कौन सी अनुकूल आएंगी ठंडे पानी में? जैसे कि हम लोग की आती है एक यहाँ पे नहीं मिलती, यहाँ पे एक्चुअली में ये नहीं होती है, कश्मीर कश्मीर में या काफ़ी ठंडी जगह पे होती है। काफ़ी ठंडी ठंडी जगह पे होती है, ठीक है। उनको लोकल लैंग्वेज में हम लोग वो बोलते हैं, गोल्ड फिश करके एक अच्छा। आती है, और उसके बाद ये तो एक्वेरियम की होती है एक्चुअली में। और कल्चर तो देखिए, जो कोल्ड वाटर फिशेज होते हैं उनका मोस्ट ऑफ कल्चर नहीं होता, कल्चर नहीं होता सर, क्योंकि बेसिकली शोकेस और एक्वेरियम हाँ ये सब में हम कर सकते हैं, वो नेचुरल में ज़्यादा पाई जाती है। तो सर, और सर अगर यहाँ का टेम्परेचर देखा जाए, जिस तरीके से सर हमारा इस साइड का है, उत्तर प्रदेश हो जैसे गया, यहाँ मध्य का, प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, यहाँ का मोस्ट ऑफ देखा जाए तो जैसे आईएमसी है, रोहू कतला नैन है, पंगेसियस है, सिंगी है, मांगुर है, ठीक है, तिलापिया है, और कॉमन कार्प्स हैं, ये सब का कल्चर नॉर्मली होता है अच्छा यहाँ होता पे, है सर। कि यहाँ पे अच्छे से पलती हैं और अच्छे से सब कुछ होता है। अच्छा सर, ठीक है सर। तो सर चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो सर अगला सवाल जो है कि सर जब भी किसान भाई मछली पालन करने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहीं से मान लीजिए सीड को मंगाया, तो सर सीड को मंगाने के बाद, उन तक पहुंचने के बाद सर मतलब क्या प्रोसेस ऐसा होता है कि जिससे सीड्स तालाब में डाली जाती हैं, और सर किस तरीके से मतलब पानी का उसमें जो है करना चाहिए सिस्टम, सर इस सब के बारे में थोड़ा देखिए, आप सीड स्टॉकिंग करने से पहले 2-3 चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि हमारा वो जो मैंने पहले बताया आपको कि हमारा सीड जो है वो कम स्ट्रेस में आए। उसके बाद हमारा ये है कि अगर जब भी हम तालाब में छोड़ रहे हैं मछलियाँ, तो एक पॉन्ड से दूसरे पॉन्ड में जा रही हैं, तो हमें एक्चुअली में देखा जाता है कि एक घोल टाइप का, एक सॉल्यूशन टाइप का बनाया जाता है, पोटेशियम का, आयोडीन का, सॉल्ट का, जिस उसमें डिप करके हम लोग पानी में छोड़ते हैं कि अगर बॉडी यानी मछली की बॉडी के ऊपर कोई भी फंगल है या बैक्टीरियल है या वायरस है चिपक के हमारे पॉन्ड तक ना पहुंच सके, कि अदर मछलियों को भी नुकसान हो, तो उससे हम उसको ट्रीटमेंट करने के बाद ही हम तालाब में डालें। और मॉर्निंग टाइम या नाइट टाइम पे, जैसा मैंने पहले बताया कि मॉर्निंग टाइम और नाइट टाइम में ही आप उसको स्टॉकिंग कीजिए, और उसको अप्रॉक्स 12 घंटे या 13 घंटे तक फूड मस्ट दीजिए। उसको स्ट्रेस नॉर्मल हो जाने दीजिए, क्लाइमेट में सेटल हो जाने दीजिए, पानी में सेटल हो जाने दीजिए, उसके बाद उसको आप फीड दीजिए, या जो भी अन्य चीज़ें हैं वो आप उनको तब दे सकते हैं। मतलब ये सर जो है मछलियों को डालने के लिए दिन और रात का समय ज़्यादा अनुकूल है, दोपहर का अगर देखा जाए तो, क्योंकि उस टाइम में टेम्परेचर हाई होता है, तो टेम्परेचर में ये हो सकता है कि आप जैसे लेके आ रहे हैं तो उस पानी का टेम्परेचर दूसरा था और आपके तालाब का टेम्परेचर दूसरा था, क्योंकि टेम्परेचर जो होता है वो पीएच पे इफेक्ट देता है। तो अगर मान लीजिए कि जो पानी आप जिस पानी में लेके आ रहे हैं उसका पीएच कुछ है और आप जो तालाब का पीएच कुछ है, तो मछलियाँ स्ट्रेस में और आएंगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में मछलियाँ स्ट्रेस में होंगी ही थोड़ी बहुत, और तालाब में जाते ही तो मोर्टेलिटी का आपका परसेंटेज बढ़ जाता है। तो वो कम करने के लिए हम लोग ऐसा बोलते हैं कि आप दिन में या नाइट में आप स्टॉक कीजिए। तो सर मतलब जो बेसिक फैक्टर अगर देखा जाए तो मछलियों के मरने का स्ट्रेस होता है ट्रांसपोर्टेशन की ड्यूरिंग, मतलब उसी वजह से जो है मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाता है। ठीक है सर। तो अगला सवाल जो है सर आया हमारे पास, वो ये है सर कि मछली पालन करने के दौरान सर तालाब का निर्माण सर कैसे हो? देखिए, तालाब 2 तरह के एक्चुअली में देखे जाते हैं। एक होता है कि इंसेंटिव कल्चर, जी सर, ठीक है। एक होता है जो हम लोग का नेचुरल पॉन्ड होता है, कि गांव का तालाब है उसमें हम लोग सीड स्टॉक करते, तो एक होते हैं। तो जो गांव के तालाब होते हैं उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो छोटे नहीं होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, उसमें कॉस्ट ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए उसको जैसा है वैसे में ही हम लोग कल्चर करते हैं। लेकिन अगर हम ज़मीन का यानी जब फ्लैट ज़मीन में हम पॉन्ड वो खुदवा के उसके बाद कल्चर करते हैं, तब ये कर सकते हैं कि हम लोग का एक्चुअली में 1 एकड़ का तो पॉन्ड हमारा हो ही, जो डायमीटर है वो हमारा है, तो हमें 1 एकड़ में हम आ जाएं। उससे छोटा करना है तो हम बिस्वे में आ जाएं या बीघा में आ जाएं।
ठीक है। और हमारा जो उसको कवरिंग होती है, जो बंद हमारा बनता है, वो हम बड़ा बनाना चाहिए एक्चुअली में, क्योंकि अगर हम ज़्यादा छोटा बनाएंगे तो अप्रॉक्स 5 to 20% हमारा बरसात में वो बंद धुल जाता है, यानी उसकी मिट्टी हमारी पानी में चली जाएगी। जो बंद का डायमीटर होता है वो हमारा ऊंचाई होनी चाहिए अप्रॉक्स 2 मीटर, और जो सरफेस यानी बंद की ऊपर का लेयर होता है उसका वो हमारा 1 मीटर का है, और बंद का स्लोप वो 60 होना चाहिए, 60 अंश पे हमारा होना चाहिए। कि हमारा अगर मान लिया कि बंद बरसात में जो धुलेगा भी तो इतना नहीं धुलेगा, एक बार आप अगर बनवा लेंगे तो उसके बाद आपका वो बंद 2-3 साल चल सके, क्योंकि मछली पालन में बंद बार बार नहीं बनाए जाते हैं। और जो आपका जो मेन पॉन्ड का जो बंद होगा वो मजबूत होना चाहिए, जिससे कि वो पानी का लोड सह सके। अगर मान लीजिए कि आपका बंद छोटा है या पतला है तो मे बी ये हो सकता है कि आप पानी भरने के बाद बंद टूट सकता है, कभी बरसात में टूट सकता है। तो उसको एक वे में हम लोग ध्यान रखते हैं कि बंद का मजबूत होना चाहिए और मोटा होना चाहिए। तो सर जो सर अगर मान लीजिए जैसे उनके पास जैसे नेचुरल तालाब नहीं है सर, जो तालाब खुदवाना चाह रहे हैं तो सर उसका सर प्रोसेस क्या, लाइक सर एक बार अगर मैं तालाब खुदवा लिया सर तो सर उसकी लगभग गहराई सर कितनी होनी चाहिए? गहराई एक्चुअली में देखी जाती है तो हमारी होती है 2 मीटर। 2 मीटर गहराई एक्चुअली हमारे तालाब की नहीं होती है, हमारे बंद की होती है ऊंचाई। ठीक है, 2 मीटर होती है तो अप्रॉक्स 2 मीटर हमारा जाएगा तो हमारा 1.5 मीटर तक पानी रहेगा, कि 5 फुट या 6 फुट 7 फुट पानी हमारा रहेगा। क्योंकि जितना पानी अगर हमारे तालाब में ऊंचाई होगी उतना अच्छा होता है, क्योंकि सनलाइट डायरेक्ट बॉटम तक नहीं पहुंचेगा, जिससे हमारा एल्गी नहीं डेवलप होगी, मछलियों को फ्री होल्ड जगह स्पेस ज़्यादा मिलेगी, वो मूव ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं, और ऑक्सीजन उनको पर्याप्त मिलेगी। ये सब चीज़ें तो सर मतलब खुदवाने के बाद सर उसकी सर लेयरिंग भी होती है सर तालाब की किसी चीज़ से? हाँ, लेयरिंग उसको की जाती है कि जो हमारा बॉटम है वो उबड़ खाबड़ ना हो, उसमें मिट्टी ना पड़ी हो, साफ हो, कि जिससे हमारा जो स्लज जनरेट होता है यानी जो कीचड़ जनरेट होता है वो हमारा बॉटम में ही रहे, मछलियाँ डिस्टर्ब ना हो। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो खुदवाते हैं तो उसमें क्या है, सेंटर पे थोड़ा 5 इंच का हम लोग स्लोप देके और गहरा करवाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो तालाब का स्लज है वो हमारा स्लज सेंटर में इकट्ठा हो, क्योंकि हमारी मछलियाँ किनारे रहेंगी, बीच तक ना जाए, स्लज वहाँ पे होगा तो हमारा पोल्यूशन कम होगा। सेंटर पे रहेगा तो जब भी कभी आप चाहेंगे उसको तो आप उसको निकलवा सकते हैं। ये चीज़ें होती हैं। ठीक सर, बिल्कुल। तो सर जो है अगला सवाल हमारा है कि सर क्षेत्रफल के हिसाब से कितना सीड स्टॉक करना चाहिए? देखिए, क्षेत्रफल के हिसाब से एक्चुअली में जो होता है वो होता है पर मीटर स्क्वायर कितना सीड हम स्टॉक कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए कि नॉर्मली देखा जाता है कि जो आईएमसी होती हैं यानी रोहू, कतला, नैन, ये सब होती हैं, इनका 10,000 से 12,000 पीस होता है, और पंगेसियस का हमारा होता है 6,000 से 8,000, और हमारा मांगुर का होता है हमारा 50,000 से 60,000, और सिंगी का हमारा होता है, सिंगी का एक्चुअली में कम होता है क्योंकि ये बॉटम फीडर हैं, तो इनका होता है 20,000 से 25,000 पीस का। और पंगेसियस जैसे कि हमारा आईएमसी का पर मीटर स्क्वायर में करेंगे तो 1 हेक्टेयर में हमारा 10,000 स्क्वायर मीटर होता है, तो उसमें आएगा 1 से 1.5 पीस का। ठीक है, पंगेसियस में आएगा 6 से 8 पीस का, मांगुर का आएगा हमारा 1 मीटर स्क्वायर में 4 से 8 पीस का। और जो हमारा अगर आप कंपोजिट करते हैं यानी 2 मछलियों को एक साथ करते हैं तो हम लोग का ये होगा कि जैसे कि आप एक सबसे पहली चीज़ें हैं कि आप सबसे पहले उसमें ये ध्यान रखिए कि उनका फीडिंग नेचर कैसा है। अगर वो ओमनीवोरस है तो आप उसको हर्बीवोरस के साथ कल्चर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कार्निवोरस के साथ हर्बीवोरस का करेंगे तो वो कॉम्बिनेशन सही नहीं होता, क्योंकि आपका एक जो कार्निवोरस फिशेज हैं वो हर्बीवोरस को या ओमनीवोरस को खा जाएंगे। ठीक है, तो वो हम लोग कॉम्बिनेशन नहीं कभी प्रीफर करते हैं। आप अगर कार्निवोरस कर रहे हैं तो आप सिंगल 2 वैरायटी लेके जो दोनों कार्निवोरस हों उन दोनों को आप स्टॉक कर सकते हैं। तो सर एरिया वाइज स्टॉक सर ऐसे कर सकते हैं कि एरिया के हिसाब से जैसे कि हमारी रोहू, कतला, नैन और इनके साथ हम पंगेसियस कर सकते हैं, लेकिन अगर हमको करना है कि हम ये सोच रहे हैं कि नहीं हम रोहू, कतला, नैन के साथ हम मांगुर कर लें, तो ऐसा मत कीजिएगा, इससे आपको लॉस हो सकता है, सर्वाइवल आपका लॉस करेगा। तो आप ये कर सकते हैं कि सिंगी और मांगुर कर सकते हैं। ठीक है, और पंगेसियस और आईएमसी कर सकते हैं, ये आप स्टॉक कर सकते हैं। ये बिहेवियर में एक जैसी होती हैं, ये एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करती हैं, और
ये सब चीज़ें। तो सर अगर मान लीजिए हमारे पास 1 हेक्टेयर का पॉन्ड है तो सर हम्म। मिनिमम सर कितनी क्वांटिटीज डालनी चाहिए? अगर सर मान लीजिए सब रोहू डाल रहे हैं तो सर कितनी क्वांटिटी में लगभग उसे डाल सकते वही हैं मैंने लीटर आपको पहले बताया कि 1 हेक्टेयर में 10,000 से 12,000 पीस डाले में? जाते डाल हैं जा सकते हैं, 1 ठीक, हेक्टेयर में। बिल्कुल सर। तो सर अगला जो हमारा सवाल है सर वो ये है कि सर तालाब में सर पानी का मैनेजमेंट सर कैसे करें? पानी सर किस देखिए, तरीके से रखना पानी चाहिए? जो हमारी जो नीली क्रांति है, जी सर। यानी फिश कल्चर या कुछ जो भी है, जी सर। वो हमारी नीली क्रांति पानी पे ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि हमारा सारा डिपेंड पानी पे ही होता है। तो पानी का मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पानी में आपकी मछलियाँ रहेंगी तो अमोनिया ना बढ़े, पीएच ना बढ़े, एल्कनिटी उसकी प्रॉपर वे में रहे जितनी रहती है, ठीक है, 120 होती है पानी की, उसमें रहे मिनरल, उसमें रहे हमारा पानी ज़्यादा हमारा ख़राब ना हो, ठीक है, स्मेल ना आए उससे। तो ये सब चीज़ें आपको प्रॉपर वे में हमेशा देखनी पड़ेंगी कि हमारा पानी तो ऐसा कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हमारी मछलियों को पानी ख़राब हो रहा है, तो प्रॉपर वे में आपको एक्सचेंज मारते रहना पड़ेगा, उसको निकालता रहना पड़ेगा, उसको ऐड करना पड़ेगा। तो आप ऐसे भी एक्सचेंज मार सकते हैं कि 80-20%, यानी 80% पानी तालाब में है और 20% आप एक्सचेंज कर रहे हैं, नया पानी फिर ऐड कर रहे हैं। 60-40 भी कर सकते हैं, 50-50 भी कर सकते हैं। अगर आपके तालाब में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो आप 40-60 यानी 40% आप रहने दें, 60% आप निकाल दें। अगर आप पानी एक्सचेंज करते रहेंगे तो आपका ये रहेगा कि जो मछलियों की बीमारियां हैं वो कम आने का चांस होगा, और पानी भी अच्छा रहेगा, तो जिससे मछलियां ग्रोथ अच्छे से करेंगी और कल्चर भी अच्छा होगा। अच्छा सर, बिल्कुल। तो सर जो हमारा सर अगला सवाल है सर कि मछलियों को सर उचित फीड सर कौन सी दी जाए जिससे सर उनका देखिए, ग्रोथ मछलियों अच्छी का से? उचित फीड एक्चुअली में, देखिए जैसे कि ये डिपेंड होता है मछली की यानी कि मछली कौन सी है मछली कौन सी हमारी। है? अगर हमारी कार्निवोरस फिशेस है, अगर आप उसको आर्टिफिशियल फीड दे रहे हैं, ये दो तरह के फीड होते हैं, एक नेचुरल फूड फूड होता है, एक आर्टिफिशियल फूड होता है। अगर नेचुरल फूड का क्या है कि जैसे कि हमारी आईएमसी है, ये नेचुरल फूड पे ज़्यादा प्रीफर करती है, यानी एल्गी खाती है, प्लैंक्टन्स खाती है, ये सब खाती है। लेकिन अगर आप आर्टिफिशियल फूड दे रहे हैं तो आपका टाइम जो है ना, कि हमारा एक डे पीरियड होता है कि इतने दिन में ही ये मछली बढ़ेगी, लेकिन अगर आप आर्टिफिशियल फीड दे रहे हैं तो हमारा टाइम कम हो जाएगा, जिससे आप डबल कल्चर करके आप ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। हम्म, तो देखिए, जैसे कि आईएमसी है, इसको प्लांट ओरिजिन प्रोटीन देना चाहिए। जिस फूड में, आर्टिफिशियल फूड में हमारा प्लांट ओरिजिन प्रोटीन यूज़ होता है, आप उसको दीजिए। जो कार्निवोरस फिशेज हैं या ओमनीवोरस फिशेज हैं, उनको अगर हम एनिमल ओरिजिन प्रोटीन देते हैं तो वो ज़्यादा उनको फ़ायदा देता है। दो तरह का ही फीड होता है, एनिमल ओरिजिन और प्लांट ओरिजिन प्रोटीन जो होती है, और नॉर्मली तो कॉमन ही सब में होता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट जो होता है वो होता है प्रोटीन सोर्स। प्रोटीन सोर्स कैसा लिया जा रहा है, ये सब चीज़ें होती हैं कि ये मछलियों की ग्रोथ के लिए अच्छा। जितना अच्छा हम उसको फूड देंगे उतना जल्दी वो ग्रोथ करेंगी, उतनी जल्दी ही वो हम उनको मार्केट में सेल कर सकते हैं, और टाइम कम लगेगा। हमारा इन्वेस्ट मतलब टाइम, टाइम इज़ मनी, ये कहा जाता है कि टाइम जितने से जितना कम लगेगा वो उतना अच्छा होगा। तो सर एक सवाल सर बहुत और कॉमन आता है कि सर जैसे मछलियों की ग्रोथ नहीं हो रही है समय के साथ, तो सर उसका सर कारण क्या हो सकता है? देखिए, मछली का ग्रोथ ना होने का कारण 2-3 तरह का होता है। एक तो होता है क्लाइमेट, जी सर। टेम्परेचर, ठीक है, कि टेम्परेचर ज़्यादा तो नहीं है, कम तो नहीं है। अगर ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो मछलियाँ स्ट्रेस ज़्यादा में होंगी। जितने से जितना हम स्ट्रेस उनको फ्री रखेंगे उतना अच्छा ग्रोथ आएगा उसमें। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है या कम है, ज़्यादा में ऑक्सीजन कम होगी, क्योंकि ऑक्सीजन जब भी गर्म होगी तो इन्वायरमेंट, पानी से निकल के इन्वायरमेंट में चली जाएगी, तो आपके तालाब में ऑक्सीजन कम होगा। जैसे टेम्परेचर ज़्यादा है, जी सर। टेम्परेचर ज़्यादा होने से ये होगा, यानी टेम्परेचर कम है तो ये होगा कि आपका मछलियों का जो हम उनको फूड दे रहे हैं वो हमारी मछलियाँ बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में कन्वर्ट कर लेंगी। जो उनके पास एनर्जी जो उनकी है, फूड से एनर्जी मिलती है, वो टेम्परेचर मेंटेन करने में वो कन्वर्ट कर देंगे, तो हमारी मछली में ग्रोथ नहीं आएगी। तो ये दोनों चीज़ें, बहुत क्लाइमेट देखा जाता है, एक फैक्टर देखा जाता है। इम्पोर्टेंट होती है। हम्म। तो सर अगली सर जो हमारे पास सवाल है सर वो ये है कि मछली पालन में जो सर होने वाले रोग हैं सर उनकी रोकथाम कैसे की जाए? देखिए, मछली पालन में होने वाले रोकथाम 2-3 तरह के होते हैं, जैसे 3 तरह के होते हैं एक्चुअली में। फंगल होता है, बैक्टीरियल होता है, वायरस होता है, और एक होता है जेनेटिक्स होता है, वो जेनेटिकली होता है वो। तो हम मोस्ट ऑफ देखा जाता है जो हमारा वो बैक्टीरियल और फंगल ज़्यादा हमारे में इफ़ेक्ट देता है।
तो हम लोग को ये है कि प्रॉपर वे में हम लोग को दवाई मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए। उसमें हमको ढिलाई नहीं देनी चाहिए कि ये मत सोचिए कि अगर चले ठीक है पानी चेंज कर दिया है तो हमारी मछलियाँ ठीक हो जाएंगी। आपको प्रॉपर वे में मेडिसिन यूज़ करनी पड़ेगी, तभी आपकी मछली, अगर मान लीजिए कि आपकी मछली ज़्यादा दिन स्ट्रेस में रहती है डिजीज़ की वजह से, तो आपकी ग्रोथ इफेक्ट देगी, आपका टाइम ज़्यादा बढ़ जाएगा, बिल्कुल सर। आपका एक्सईआर बढ़ जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं कि जो आपको मेडिसिन के बारे में थोड़ी ध्यान रखना चाहिए और डिजीज़ के बारे में भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और मैं इन फ्यूचर एक पर्टिकुलर एक सेमिनार टाइप का लूँगा सबका, जी सर। जिसमें आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि डिजीज़ का, फीड का, ये अलग अलग टाइम पे आपका होगा। तो अगले प्रसारण में सर इसके बारे में हाँ, जानकारी इसके होगी। अगले ठीक है सर। प्रसारण में होगा। तो सर अगला जो सवाल है सर वो ये है कि सर जब फसल पूरी हो जाती है फार्मर की, जब सर फसल उनकी पूरी हो जाती है तो सर उनको सर हार्वेस्टिंग भी कैसे की जाए और सर मिनिमम कितने समय बाद जो है फसल निकालना उचित रहेगा? देखिए, हार्वेस्टिंग जो हमको करनी चाहिए वो ग्रेडिंग करके करनी चाहिए। जी। जैसे कि हमारी एक्चुअली में हमारे तालाब में मछलियाँ प्रॉपर एक साइज़ की और एक वज़न की नहीं होंगी, जी। कम ज़्यादा भी होती हैं, तो हमको ग्रेडिंग कर करके मछलियाँ सेल करनी चाहिए। अगर आप देख लीजिए एवरेज बॉडी वेट आपका कितना आ रहा है, आपका 1 किलो एवरेज बॉडी वेट आ रहा है, तो आप पूरी सेल कर सकते हैं। नेट से लगा के आप पार्ट में कर सकते हैं। अगर मार्केट में आपकी डिमांड है कि हाँ हमको हमारे, अब चेक कीजिए कि हमारे तालाब में कितना बायोमास है, और अगर मान लीजिए कि उतने की डिमांड है तो आप पूरा तालाब खाली कर सकते नहीं, आप पार्ट में कर सकते हैं कि आधे आधे तालाब की हमने मछलियाँ निकाल ली और उस मार्केट में सेल कर दी। अगर मान लीजिए कि आप ब्रीडिंग करते हैं कि हमारी कुछ मछलियाँ 1 किलो की हैं, कुछ मछलियाँ हमारी 500 ग्राम की हैं, तो 1 किलो वाली आप सेल कर दीजिए, 500 ग्राम वाली तालाब में ही रहने दीजिए, उनको और फीड खिलाइए, उनको 1 किलो कीजिए और उसके बाद आप मार्केट में लीजिए। क्योंकि अगर मान लीजिए कि आप उसी में ही आप दोनों मछलियाँ एक साथ बेचेंगे तो आपका एवरेज टूट जाएगा, यानी एवरेज आपका अप्रॉक्स 750 ग्राम आएगा, तो आपका मछलियाँ कम हो जाएंगी। तो 1 किलो की होने के बाद 800 ग्राम 900 ग्राम की आपकी मछलियाँ हैं, तो आप ज़्यादा उसको सेल कीजिए, तो सर जिससे बायोमास ज़्यादा बढ़ेगा आपका और प्रॉफिट अच्छा होगा। तो सर हार्वेस्टिंग का सर तरीका क्या है कि सिंपल उनको जो निकाल के और ट्रांसपोर्टेशन सर जो फैसिलिटी वही रहेगी जिस तरीके से हम सीड मंगाते हैं? हाँ, नहीं ऐसा नहीं होता है। हार्वेस्टिंग के लिए आप वो आते हैं, आप नेट वालों को बुला लीजिए, वो आएंगे, जाल चला देंगे, उसके बाद वो मछलियाँ निकाल देंगे। और जो परचेज करने वाले हैं वो तालाब तक आते हैं। अगर आप मान लीजिए कि नहीं आते हैं, वो आप लेके जाते हैं उनके तक, तो आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लेके जाइए कि हमारी मछलियाँ ऐसा ना हो कि मार्केट डिमांड ना हो उतने केजी की और आप वहाँ मार्केट में लेके पहुँच जाएं, और जिससे कि हमारी वो जो बची हुई मछलियाँ हैं वो हमारी ख़राब हो जाएं। तो ऐसा मत कीजिएगा, पहले आप डिमांड जनरेट कर लीजिएगा, उसके बाद मछलियाँ तालाब से निकालिएगा। अच्छा बिल्कुल। तो सर चलिए समय हो रहा है कि जो सर हमारे दर्शक जो हम लोग को देख रहे हैं उनके सर कुछ लाइव सवाल आ रहे हैं सर, उसके बारे में जो उनको जानकारी पहुंचाएंगे। तो सर दयाशंकर जी का हमसे सवाल ये है कि बालू वाली ज़मीन पर कैसे फिश फार्मिंग कर सकते हैं सर? देखिए, बालू वाली ज़मीन पे एक सबसे बड़ा इशू आपके पास ये आएगा कि आपका सीपेज बहुत करेगा। जी तो आप ये कर सकते हैं कि उस पे एक आती है पी लाइन बोलते हैं उसको, पॉलीथीन आती है। पॉन्ड बनाने के बाद उस पे पूरे पॉन्ड पे पी लाइनिंग करवा दीजिए, जिससे आपका पानी का सीपेज नहीं होगा। और बालू की उसमें क्या है कि बंद जो होगा वो मजबूत नहीं होगा। पानी आप भर देंगे, चलिए आप पानी भर देंगे, लेकिन बंद मजबूत नहीं होगा जिससे वो टूटने का डर होगा। तो आप ये कर सकते हैं कि पी लाइनिंग करवा के आप पॉन्ड कर सकते हैं, या टैंक बनवा के उस एरिया में कर सकते हैं, या सीमेंटेड टैंक बनवा के आप उसमें कल्चर कर सकते हैं। अच्छा सर, ठीक है सर दयाशंकर जी, आशा करते हैं कि आप हमारे आंसर से संतुष्ट होंगे। तो सर अगला सवाल जो हमारे पास है वो है सर सिद्ध दुबे जी का। सर इनका सवाल ये है कि पानी का पीएच सर कितना होना चाहिए? पानी का पीएच हमारा होता है 7.5 से 8.3, इसके बीच में हमारा होना चाहिए, न कम न ज़्यादा। कम में होगा तो हमारा बैक्टीरियल लोड बढ़ेगा, और ज़्यादा होगा तो हमारी मछलियाँ में और सारी चीज़ें हमारी इफेक्ट देंगी, जैसे कि अमोनिया बनने लगेगी, थोड़ी दिन बाद बैक्टीरियल ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगा और सारी चीज़ें हमारा आने लगेगा। तो सर बेसिकली 7.5 और 8.2 के बीच में होगी? हाँ, 8.3। 8.3 ओके सर। तो सर अगला जो हमारे पास सवाल है वो है सोनू शेख जी का। सर ये मांगूर के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं कि मांगूर सर क्या है, कैसे है, क्या इसका तरीका है सर कल्टीवेशन का? देखिए, मांगूर का आप अगर कल्चर कर रहे हैं, ठीक है, तो मांगूर में एक चीज़ आप सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि आपको ग्रेडिंग हर महीने आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि मांगूर हाईली कार्निवोरस फिशेस होती हैं,
वो आपकी मार्केट डिमांड के हिसाब से, जितना आपका मार्केट का डिमांड हो उतने ग्राम की अगर आपकी मछली हो गई है तो ग्रेडिंग करके उसकी छटाई करके आप उसको सेल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप नहीं करते हैं तो लास्ट में जाके आपका सडन चीज़ यही होता है मांगुर में कि आपको ग्रेडिंग आपको प्रॉपर वे में आपको करनी पड़ेगी। सर अगला सवाल हमारे पास जो है सर सुशील कुमार जी का है। सर ये पूछ रहे हैं कि नेचुरल फीड में सर क्या दिया जाए, क्योंकि सर बोल रहे हैं पैकेट फीड जो है काफ़ी कॉस्टली पड़ता है उन लोगों को, तो सर नेचुरल फीड में क्या दे सकते हैं देखिए, मछलियों को? नेचुरल फूड में हम उनको दे सकते हैं राइस पॉलिश दे सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल केक दे सकते हैं, ठीक है। जी और हम लोग पॉन्ड में जनरेट कर सकते हैं, यानी प्लैंकटॉन्स। जी सर। प्लैंकटॉन्स दो तरह के होते हैं, फाइटोप्लैंकटन और जूप्लैंकटन। जी वो सर। हमको पानी में पैदा करने पड़ते हैं। तो उसके लिए आप आर्टिफिशियल भी प्रोबायोटिक्स आते हैं जिसको पानी का मैनेजमेंट करने के बाद उसमें इजीली वो अवेलेबल हो जाते हैं। गोबर गोबर डाल सकते हैं, इससे हमारा फाइटोप्लैंकटन जनरेट होगा और हमारी ये जो आईएमसी हैं वो उनको खाएंगी। अच्छा सर, ठीक है सर। अगला सवाल जो हमारे पास है सर वो अमोल राउत जी का है। इन्होंने सर लिखा है कि सर मैंने पंगास मछली डाली है, 4 महीने हो गए हैं और उसमें हेरिएशन ज़्यादा है, क्या करें सर बताइए? वेरिएशन ज़्यादा है जी उसमें, तो आपने एक चीज़ किया होगा उसमें, आपने फीड जो हमारा होता है वो मिक्स में दिया जाता है। जैसे कि मोस्ट ऑफ फार्मर गलतियाँ ये करते हैं कि एवरेज बॉडी वेट लेते हैं कि हाँ हमारी मछलियाँ 50 ग्राम की हो गई एवरेज बॉडी वेट, हम सडनली फीड चेंज कर देते हैं। कभी भी सडनली फीड नहीं चेंज करना चाहिए, हमेशा मिक्स फीड देना चाहिए कि जैसे कि 2 नंबर अगर हमें फीड चेंज भी करना है तो अप्रॉक्स 10 दिन तक हमको वो मिक्स में देना चाहिए। कि जैसे कि 3 नंबर अगर हम दे रहे हैं उनको, तो बड़ी मछलियों के लिए 3 नंबर और जो छोटी हमारी मछली रह गई है वो उनको 2 नंबर खाएंगी। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि मिक्स में आप फीड दीजिए उनको। बिल्कुल सर। तो सर अगला सवाल है हमारे पास अभिषेक कुमार जी का। सर इनका क्वेश्चन ये है कि सर कम गहराई वाले पॉन्ड में क्या फिश फार्मिंग सर संभव है? हाँ, आप ये चीज़ संभव है कम में, लेकिन आपको स्टॉकिंग कम करनी पड़ेगी। यानी जो पीस की स्टॉकिंग हम करते हैं वो कम होनी चाहिए कि उनको स्पेस मिल सके। पानी आपका गहरा कम है तो आपको पर डे आपको पानी ऐड करते रहना पड़ेगा उसमें, ठीक है, और स्टॉकिंग कम करनी पड़ेगी, तब आप कर सकते हैं उसमें। बिल्कुल सर। तो सर चल बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। सर अगला सवाल जो है सर हमारा सिराज खान जी का है। सर इन्होंने पूछा है कि सर सीपेज कैसे कम कर सकते हैं? क्या चीज़? सीपेज। सीपेज। Yes, sir। देखिए, सीपेज कम करने के लिए 2-3 चीज़ें होती हैं कि जैसे कि आप बालू जो होती है ना, बालू भी आप डलवा सकते हैं नीचे बॉटम में। तो क्या होता है कि बालू के जो पार्टिकल होते हैं वो हमारे जो सॉइल की गैप होगा उसमें जाके सेटल हो जाएंगे, जिससे हमारा सीपेज कम होगा। और आप बरसात का वेट कीजिए, जब आपका बरसात सीपेज दो बंद से हो रहा है या जमीन से हो रहा है। अगर बंद से हो रहा है तो आप बरसात का वेट कीजिए, जब मिट्टी सेटल होगी थोड़ी सी तब आपका सीपेज बंद हो जाएगा। ठीक है सर। अगला सवाल जो है वो है सर कि सस्ते फीड के बारे में सर कुछ बताया जाए। देखिए, फीड अगर आप सस्ता ले रहे हैं, ठीक है, तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। जी सर। अगर आप महंगा फीड ले रहे हैं, जैसे कि मार्केट में 2-3 तरह के फीड आते हैं, आपको तब भी लेने जाएंगे आप तो आपको 35 रुपये के पर केजी से लेके आपको 45 रुपये पर केजी के बीच में ही आपको फीड मिलेगा। और सस्ता फीड डालने से ये चीज़ होती है कि उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू प्रॉपर वे में नहीं होगी, उसका रिजल्ट कैसा है, ख़राब रिजल्ट आएगा तो आपके कल्चर पे वो इफेक्ट देगा, आपकी मछली बढ़ेंगी नहीं, तो फिर आपको आगे जाके आपको लॉस होगा। तो कभी भी आप ये कीजिए कि तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हमारा एफसीआर कम आए। अगर एफसीआर आपका 1.2, 1.3, 1.1 आता है तो आपका बेस्ट है। ठीक है सर। अगला सर सवाल जो है हमारे पास सोनू शेख जी का है। सर ये पूछ रहे हैं कि मैंने मांगूर का सीड सितंबर में 100 लाइन का डाला था, पर अभी तक 300 ग्राम का ही हो पाया है। सर क्या रीज़न हो सकता है इसका? देखिए, आपका ये जो डाला है ये टेम्परेचर की वजह से है, जी सर। क्योंकि मैंने इससे पहले मैं आपको बता रहा था जैसा कि टेम्परेचर कम होने की वजह से वो ग्रोथ नहीं करते हैं। जो हम उनको फूड देते हैं उसकी जो एनर्जी है वो टेम्परेचर में कन्वर्ट कर लेती है, तो उनका वजन नहीं बढ़ पाता है। ये एक रीज़न होता है उसका। अच्छा सर, बिल्कुल। तो सर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सर अगले सवाल जो है सर कुमार रंजन जी का है कि पानी में ऑक्सीजन की सर कमी है, सर इसका कैसे निजात देखिए, पाएं? इसका 2 तरह का तरीका होता है, या आप आर्टिफिशियल ऑक्सीजन की टैबलेट आती हैं, पाउडर आता है, ठीक है, वो आप तालाब में डाल सकते हैं, या तो फिर आप कोई पंप सेट रख के उसी तालाब से पानी निकाल के उसी तालाब में ही आप डालिए, लेकिन उसको फव्वारे फॉर्म में डालिए।
जितने से जितनी छोटी बूंदें होंगी उतना वो हवा के टच में आएगा और ऑक्सीजन आपके तालाब का बढ़ जाएगा। 2 तरह की चीज़ें होती हैं। अच्छा सर, ठीक है सर। तो अगले सवाल की ओर सर बढ़ते हैं। सर अगला सवाल जो है सर हमारे पवन कुमार तिवारी जी का है। सर ये पूछ रहे हैं कि सर मेरी मछलियाँ बढ़ नहीं रही हैं, सर क्या रीज़न देखिए, है? पहले तो आपको ध्यान देना चाहिए कि किस वजह से नहीं बढ़ रही हैं। जी सर। अगर वो चीज़ आपको पता चलती है तो उस पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जिससे आपकी आपकी मछलियाँ बढ़ जाएंगी। वो चीज़ तो आपको हमको बतानी पड़ेंगी, या आप हम लोग से बाद में आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उसका निवारण आपसे बात करके फिर उसको दिया जाएगा। ठीक है सर। बढ़ते हैं हम अपने अगली सवाल की ओर। सर ये सैफुल आज़म जी का सवाल है कि सर मछली के पीछे लाल लाल हो जा रहा है, सर ये किस टाइप की बीमारी हो देखिए, सकती ये है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। जी सर। आपको इसमें बीकेसी या सैनिटाइज़र यूज़ करना पड़ेगा, जी आयोडीन डालना पड़ेगा आपको पॉन्ड में। सर। ये सब चीज़ें डालनी पड़ेंगी। बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो सबसे पहले सैनिटाइज़र डाल के आप उसमें बैक्टीरिया सारे मार दीजिए, फिर एक प्रोबायोटिक आप यूज़ कीजिए 24 घंटे के बाद, जिससे आपका बेनिफिशियल बैक्टीरिया आपके तालाब में बन जाए। और उसके बाद इन्फेक्शन जब ठीक करने के लिए आपको पॉन्ड में आयोडीन डालना पड़ेगा। सर अगला सर 3-4 जो एकदम कॉमन सवाल है सबका, सर वो ये है कि अच्छी क्वालिटी का सर सीड लें कहाँ से? देखिए, ये चीज़ तो आप बाद में हम लोग से मिलिएगा, इसका आंसर आपको जब सीड अवेलेबिलिटी होने लगेगी हम जी लोग सर। के पास से, जी सर। तब आपको सीड अच्छी क्वालिटी का मिलेगा। बिल्कुल सर। सर बढ़ते हैं अब हम अपने अगले सवाल की ओर। सर ये शैलेंद्र शर्मा जी का सवाल है कि अमोनिया हर 3 दिन में बढ़ जा रहा है, सर क्या करें? देखिए, अमोनिया बढ़ने का 2-3 रीज़न होता है। जी सर। आप अगर देख लीजिए, ध्यान दीजिए कि आप ओवर फीडिंग तो नहीं करा रहे हैं। जी सर। आपके तालाब का डिकम्पोजिशन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तालाब में कीचड़ तो नहीं ज़्यादा बन रहा है। अगर आपके तालाब में ये सब चीज़ें हो रही हैं तो आपका स्वाभाविक सी बात है कि आपके तालाब में अमोनिया बढ़ेगी। ठीक है, इस चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए। उसके बाद आप आयोडीन यूज़ कीजिए, जियोलाइट आप प्रॉपर वे में यूज़ कीजिए। जी सर। 2-3 दिन में आप यूज़ करते रहिए उसको, जिससे आपका अमोनिया कम हो जाएगी तालाब के। ठीक है सर। दया शंकर जी सर पूछ रहे हैं कि विटामिन सी के बारे में सर फिश कल्चर में जानकारी चाहिए इनको। देखिए, विटामिन सी हमारी मछलियों को देना चाहिए, क्योंकि इम्यून सिस्टम उनका इम्प्रूव होता है, उससे रोगों से लड़ने की क्षमता हमारी मछलियों की बढ़ती है। तो अगर आप खिलाते हैं उसको तो अच्छी बात है कि आपकी मछलियों में कोई भी बीमारी आने का चांस कम हो जाएगा, मछलियों पे इफेक्ट कम देगा, स्ट्रेस फ्री रहेंगी और आपका ग्रोथ अच्छा आएगा। मतलब सर कि विटामिन सी मछली के लिए कारगर है। हाँ, कारगर। ठीक है सर। अगला सर सवाल है हमारा वापस शिव दुबे जी का। सर इनका पूछना है कि सर गोबर कितना डालें तालाब में? देखिए, वो होता है एरिया के हिसाब से जी सर। कि आपका एरिया कितना है। जी सर। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका पास 1 हेक्टेयर का पॉन्ड है, तो आप उसमें 7 से 8 कुंटल आप डाल सकते हैं गोबर। ठीक है सर। तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सर ये है यजदान पाशा जी का सवाल है। सर इनका कहना है कि इनके पास तालाब है सर 100 फीट जिसकी लंबाई है, लंबाई चौड़ाई है सर, और 6 फीट जो है सर गहराई है। हम्म। और सर इसमें सर ये जानना चाह रहे हैं कि कौन सी ब्रीड की सर फार्मिंग करेंगे? देखिए, मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया है कि आप ये मार्केट से पहले सर्च कीजिए कि आप इजीली किस प्रजाति की मछलियों को मार्केट में इजीली आप सेल कर सकते हैं, यानी बेच सकते हैं। वो आप ध्यान दीजिए, जो आराम से बिक सकती हैं उन्हीं मछलियों का आप कल्चर कीजिए, और दूसरी प्रजातियों पे आप ध्यान मत दीजिए। नहीं तो ऐसा होता है कि आप कल्चर तो कर लेते हैं लेकिन फिर मार्केट वैल्यू नहीं मिलती है उसकी, उस मछली की, तो फिर आपको फिर लॉस होगा। तो आप पहले मार्केट पे ध्यान दीजिए कि मार्केट में कौन सी मछलियाँ ज़्यादा बिकती हैं और क्या रेट बिकती हैं। अच्छा सर, उस हिसाब से जिस हिसाब की डिमांड है सर उस हिसाब उस से आप हिसाब से कर सकते हाँ, हैं। कल्चर। सर इन्हीं ने पूछा है कि क्या इसमें इरिगेशन सिस्टम लगाना पड़ेगा? इरिगेशन सिस्टम दूसरे शायद लिखना चाह रहे होंगे। नहीं, इरिगेशन सिस्टम नहीं, वो एरेशन ही पूछ रहे होंगे। जी सर। तो देखिए, एरेशन अगर आप लगाते हैं, ठीक है, मछलियों में, तो वो प्लस पॉइंट होता है आपका जी सर। कि उनको प्रॉपर वे में आप ऑक्सीजन दे रहे हैं। ऑक्सीजन देने से वो स्ट्रेस कम होगा और ग्रोथ अच्छी आएगी, उनको डिजीज़ कोई नहीं लगेगी, पानी में ऑक्सीजन रहेगा, फ्रीली वो फूड खाएंगी और ग्रोथ अच्छा उनका आएगा। तो ऑक्सीजन तो अगर आप लगा सकते हैं तो अच्छी बात है कि आप लगा दीजिए उसमें। ठीक है सर। अगला जो है सर राहुल कुमार जी का सवाल है कि सर बालू वाले ज़मीन पर 1 एकड़ में पॉलीथीन तिरपाल का कितना खर्चा आएगा सर लगभग? देखिए, ये होता है कि पी लाइन की पॉलीथीन की कॉस्ट पे होता है। जी सर। ठीक है, कि किस क्वालिटी में आप यूज़ कर रहे हैं। जी सर।
वो आप लोकल वहीं पे कहीं से बात कीजिए, जिससे कि वो रेट आपको बता सके। और ये ध्यान रखिएगा ऐसा ना हो कि आर्टिफिशियली ऐसे नॉर्मल कोई पॉलीथीन कर लीजिएगा जी कि बीच कल्चर में वो पॉलीथीन फट जाए और फिर आपका सीपेज चालू हो जाए। ठीक है सर। अगला सवाल फिर से यजदान जी का है कि सर पॉन्ड में वाटर प्रिपरेशन कैसे करें? देखिए, वाटर प्रिपरेशन का एक सीक्वेंस है, वो हम लोग आपको बताएंगे, सेमिनार अलग से लिया जाएगा। तो उसमें सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी और मैं ओरल ऐसे आपको बता देता हूँ कि जैसे कि सबसे पहले तो आप पानी उसमें भरिए टैंक में। जब आप पानी भर लेंगे तो एक सैनिटाइज़र का प्रयोग कीजिए, जिससे उस पानी में बैक्टीरिया जो और वायरस जो भी चीज़ें हैं वो मर जाएंगी। उसके बाद आप उसमें प्रोबायोटिक यूज़ कीजिए। उसके बाद उसमें आप डालिए मिनरल, क्योंकि बोर वाटर में कुछ नहीं होता है, कोई मिनरल नहीं होता है, तो आप मिनरल ऐड कीजिए, जिससे प्लैंकटन आपके डेवलप होंगे। उसके बाद उसमें आप जियोलाइट डालिए। उसके बाद आप सीड डाल सकते हैं। जी सर, ठीक है। अगला कमेंट हमारे पास है आमिर उद्दा अंसारी जी का। इनका कहना है कि आपका दिया हुआ सीड मुझ तक पहुंच गया है, बेहतरीन सीड है, वो भी उचित दरों पर। बहुत बहुत धन्यवाद आमिर जी आपका। हम आगे भी आपकी ऐसे ही मदद करते रहेंगे। जब भी आपको कोई जानकारी या किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, आप बिल्कुल हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सर हम अपने अगले सवाल की सर और बढ़ते हैं। इसमें सर है कि सर एक तालाब में सर 1 एकड़ तालाब में लगभग कितना निवेश करना पड़ेगा? देखिए, 1 एकड़ में एक्चुअली में इन्वेस्ट की बात होती है कि आप कल्चर कौन सा करना चाहते जी हैं। सर। आप अगर देखिए, सिंपल सा एक ये होता है कि हाई इन्वेस्ट और लो इन्वेस्ट दो तरह की चीज़ें होती हैं। उसी हिसाब से आपका प्रॉफिट होता है। ठीक है, कि मछली कौन सी आप पाल रहे हैं। जैसे कि आईएमसी अगर आप पाल रहे हैं उसी में, ठीक है, तो आपका इन्वेस्ट कम आएगा। लेकिन अगर उसी जगह आप पंगेसिस पाल रहे हैं तो आपका इन्वेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। तो इन्वेस्ट के ही ऊपर डिपेंड होता है हर चीज़, कल्चर की कौन सी फिश आप सिलेक्ट कर रहे हैं कल्चर करने के लिए। अच्छा सर, ठीक है सर। देखिए, अगर आप आईएमसी अप्रॉक्स करेंगे तो आपका आएगा 1 लाख से 1.5 लाख के बीच का खर्चा आएगा। और अगर आप इसी जगह आप पंगेसिस करना चाहेंगे तो आपका अप्रॉक्स आएगा 5 से 6 लाख रुपए खर्चा। सर अगला जो है क्वेश्चन, अगला कमेंट है सर बेसिकली आरजू फिरदौस जी का। इनका कहना है कि क्रिएटर संघ को बहुत मुबारक, बहुत उम्दा काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आरजू जी। ये संघ ऐसे ही किसान भाइयों की आगे भी मदद करता रहेगा, आगे भी आपके लिए ऐसे ही कार्यरत रहेगा। अगला सवाल सर है कि अनीस गर्ग जी का कि आरएएस के बारे में कुछ जानकारी दीजिए प्लीज़। व्हाट काइंड ऑफ फिश कैन बी कल्टिवेटेड इन आरएएस? देखिए, आरएस सिस्टम अगर आप करना चाहते हैं तो एक चीज़ ये है कि इसका प्रॉपर वे में हम लोग एक टाइम देंगे आपको, जिसके बारे तब हम आपको आरएस बताएंगे। अभी तो इतना टाइम नहीं है आरएस के बारे में बताने का। आरएस का एक प्रॉपर हर टॉपिक का एक प्रॉपर सेशन चालू होगा, जिसमें आपको सारी चीज़ें दी जाएंगी, नॉलेज दी जाएगी, तब हम आपको इसके बारे में आप बता सकेंगे। ठीक है सर। सर इनका अगला क्वेश्चन ये है कि मेरे पास 30,000 लीटर के 2 टैंक हैं, जिसमें सर फिश फार्मिंग करने जा रहे हैं, वो पंगास और तिलापिया का। ओके। क्या सर सजेशन दीजिए, ये ठीक है? नहीं, ठीक है, अच्छी चीज़ है। आप तिलापिया और पंगेसिस का कर लीजिएगा। लेकिन मैं फिर से यही कहना चाहूँगा कि आप पंगेसिस और तिलापिया कर रहे हैं, पंगेसिस तो किसी भी मार्केट में सेल हो सकती है। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि आपकी तिलापिया होने के बाद आपका तिलापिया का क्या रेट मिलता है उस मार्केट में। तो आप ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। नहीं तो ऐसा ना हो कि आप तिलापिया का कल्चर करें और उसका कोई रेट ना मिले। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। बिल्कुल सर। अगला सर सवाल है अभिषेक कुमार जी का। सर इनका कहना है कि सर घूर मछली के बारे में कुछ जानकारी चाहिए। देखिए, घूर मछली एक्चुअली में आप लोग से मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप लोकल नेम मत बताया करिए कि लोकल में उस मछली को क्या कहते हैं। साइंटिफिक नेम अगर आपको पता चलता है तो आप साइंटिफिक नेम बताया करिए, क्योंकि जिससे हमको भी पता चल सके कि आप किस मछली के बारे में पूछ रहे हैं। आप घूर पूछ रहे हैं, घूर आपकी तरफ बोली जाती होगी, हमको नहीं पता चल रहा है कि कौन सी मछली। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। कोई बात नहीं सर। तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सर सिद्धू जी का कहना है कि हमारे तालाब में सर्प है, क्या करें? देखिए, सर्प का तो कोई वो नहीं है, बस ये हो सकता है कि आप नेटिंग कीजिए उसमें। ठीक है, नेटिंग करने के बाद उसमें से जितने सर्प निकलते हैं, सांप निकलते हैं, आप उनको मार दीजिए या उनको कहीं बाहर छोड़ दीजिए। और जब